तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करें भाग 3। ठीक है, भाग 3 मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? 12 से लेकर 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार के लिए अनुच्छेद दिए गए हैं। पहले में परिभाषा दे दी गई है। दूसरे में बोल दिया गया कि मूल अधिकार को अगर कोई कोई वो होता है, किसी कानून द्वारा मूल अधिकार का कुछ उल्लंघन होता है, तो उस कानून को भी नहीं माना जाएगा, लेकिन कुछ उसमें अपवाद भी हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान यानी कि अधिकार के विधेयक से प्रभावित थे। अधिकार का विधेयक था वहां पे अमेरिका में, तो उसी से प्रभावित थे भारतीय जो संविधान निर्माता है, अमेरिका के अधिकार के विधेयक से। तो क्या लिखा गया है? संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, क्योंकि पूरा संविधान अगर पढ़ोगे, और ये एक अकेला मौलिक अधिकार है जो सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे लिए। अगर पढ़ रहे हैं हम, तो सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर यही है सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, सबसे बड़ा है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी चैप्टर भी यही है। ठीक है। हम्म। लोकतंत्र में अगर किसी को भागीदारी, जो अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो लोगों को क्या चाहिए? अपने मौलिक अधिकारों को जाने, उसके लिए लड़े। समझ रहे हो? लोकतंत्र क्या, घर में बाहर अपने विकास के लिए उसको अपने पहले मौलिक अधिकारों को जानना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो अपना विकास हम्म। कर सकता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है कि इसने एकदम उस मतलब संविधान के अंदर ये अलग ही चमकता रहता है। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो सर्वथा उचित है। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा वर्ड क्या है? मैग्ना कार्टा वर्ड का संबंध जो है वो फ्रांस की क्रांति से है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति से है। ठीक है, फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, उसमें जो उन्होंने नियम बनाए थे, जब सबने मिलके एक जगह आए और सबने नियम बनाए, इसी को उन्होंने मैग्ना कार्टा बोला था। ठीक है, मैग्ना कार्टा। तो भारत का मैग्ना कार्टा क्या है? भारत का संविधान। तो अब जो भी मैग्ना कार्टा वर्ड क्या है, वो फ्रांस की क्रांति से आया है निकल के। ठीक है, मैग्ना कार्टा वर्ड जो है, तो उचित भी है इसको ये बोलना, भारत का मैग्ना कार्टा, ये उचित भी है। इसमें एक लंबी और विस्तृत सूची है। इसमें एक लंबी और विस्तृत सूची में न्यायोचित, ये लिखा हुआ है, न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ऐसे मूल अधिकार जो आपको न्यायालय द्वारा सुरक्षित हैं। न्यायोचित मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मूल अधिकारों के संबंध में जितना विस्तृत वर्णन हमारे संविधान में है, उतना किसी देश में नहीं हो सकता, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। हमने लिया है वहां से। देखो, अब बोला जाता था ना कि किसी ने संविधान का जब आलोचना की गई थी, तो बोला था किसी ने कि संविधान जो है कॉपी किया गया है। तो अम्बेडकर ने क्या बोला था कि कॉपी नहीं है, हमने संविधान को, हमने सिर्फ, ऐसा नहीं है किसी का वो, जैसे मूल अधिकार पे क्या किसी का पेटेंट थोड़ी ना हो गया है। ठीक है, हम्म। हम तो उसने लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं ना हम नहीं लिख सकते। हमने लिखा है, लेकिन हमने भारत के हिसाब से लिखा है। उन्होंने हम्म। कम दिया है, हमने भारत के हिसाब से इसको ज्यादा दिया है, क्योंकि हमारे विविधता बहुत ज्यादा है, तो हमने अधिकारों को उतना ही बड़ा कर दिया है। ठीक है, तो अमेरिका से भी ज्यादा इसको विस्तृत लिखा गया है मौलिक अधिकारों को। ठीक है, एक तरह संविधान से छन्नी की तरह है। हाँ, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। गारंटी मतलब आर्टिकल 32 में एकदम गारंटी देगी, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये सब चीजें सम्मानित की गई है। अगर आप धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हो, तो भी सम्मान से ही जुड़ा हुआ है ना। अगर मान लीजिए कोई धर्म हम्म। का आदमी है, उसको बोला है कि नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, नमाज नहीं पढ़ना है, कोई पूजा नहीं करना, तो उसके सम्मान को ही ठेस पहुंचा रहे हैं एक तरह से। तो सम्मान हर जगह है, राष्ट्रहित हर जगह है, हर आर्टिकल में आपको राष्ट्रहित ही मिलेगा। हर मूल अधिकार में राष्ट्रहित को सामने रख के ही वो मूल अधिकार बनाया गया है। ऐसा कोई अधिकार नहीं बनाया गया जिससे राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचे, या सम्मान को ठेस पहुंचे, या समानता को ठेस पहुंचे, या राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचे। तो ये चारों के चारों मूल अधिकार बनाते समय चारों चीजें ध्यान में रखी गई, कि ना समानता को ठेस पहुंचे, ना राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचे। समझ रहे हो? मतलब अधिकार भी मिले और राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे। तो आगे क्या कर, आगे चलते हैं।
मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र। अब ये बोला राजनीतिक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों आदर्शों की उन्नति से है। और अगर आप वो पढ़ोगे, निर्देश पढ़ोगे, डीपीएसपी पढ़ोगे, तो वो कौन से लोकतंत्र की बात करता है? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात करता है। और ये कौन से हम्म। लोकतंत्र की बात करता है? राजनीतिक लोकतंत्र मौलिक की बात अधिकार। करता है। मौलिक हाँ, अधिकार राजनीतिक। राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। ये क्वेश्चन पूछे जाता है, लगभग कई एग्जाम से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको दे दिएगा राजनीतिक लोकतंत्र के इनमें से कौन कौन सी बात कौन संविधान का कौन सा भाग जो है, कौन सा प्रावधान है राजनीतिक लोकतंत्र के लिए उल्लेख किया, उसमें उन्नति के लिए है। तो फंडामेंटल राइट है कि फंडामेंटल ड्यूटी है कि डीपीएसपी है, ये सब चीजें को ऑप्शन में डाल देगा। तो मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के लिए, मेरा अधिकार है तभी तो मैं लड़ूंगा, तो एक तरह से राजनीति है ना इसमें। राजनीति क्या होती है? हम्म। राजनीति का मतलब एक गलत वर्ड नहीं है, राजनीति वर्ड सही है, बस उसका आप क्या कहते हैं, बोलचाल में हमने उसको ऐसा कर दिया कि वो गलत वर्ड लगता है। तो राजनीति सही है। गांधी जी ने कहा था प्रत्येक व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम्म। राजनीति नहीं करेगा ना, तब तक वो अपना विकास नहीं कर सकता और देश का विकास नहीं कर सकता। होता क्या है कि जब तक खुद पे नहीं पड़ती, तब तक ये नहीं समझ में आता कि समाज में कुछ प्रॉब्लम्स भी है कि नहीं है। तो राजनीति मतलब अगर वो राजनीति करेगा और डेली न्यूज में लगा रहेगा, देश विदेश में क्या हो रहा है वो देखता रहेगा, समझता रहेगा और अपनी बात रखता रहेगा, तब तक समझ लो वो अपने लिए भी लड़ रहा है और किसी और के लिए भी लड़ रहा है। तो राजनीति करना बहुत जरूरी है। तो गांधी जी ने इसीलिए कहा था कि राजनीति जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। तो वही फंडामेंटल राइट जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति के लिए से जुड़ा हुआ है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्यों के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। देश में व्यवस्था भी बनी रहे, और जो देश में जो कठोर नियम बन जाते हैं, जैसे कि अब किसी ने कोई क्राइम किया तो उसके माथे पे नहीं लिखा होता ना कि इसने क्राइम किया है, तो पुलिस को कठोर बनना पड़ता है। लेकिन उससे उससे सुरक्षा भी मिली रहे, उसके लिए अधिकार बनाए गए हैं। ठीक है, ताकि दोनों तरफ बैलेंस रहे एकदम। ठीक है, देश की व्यवस्था भी और अधिकार जो है वो बैलेंस रहे। तो इसलिए अधिकार देश की व्यवस्था और कठोर नियम जो भी हैं वो बैलेंस रहे, इसलिए अधिकार बनाए गए हैं। ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। हमने पूरे एनसीईआरटी में ही पढ़ा था कि मौलिक अधिकार क्या करते हैं? सरकार को नियंत्रण करते हैं। ठीक है, संसद को नियंत्रण करते हैं। मौलिक अधिकार क्या करता है? सरकार को नियंत्रित करता है, क्योंकि संसद या सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर चला जाए। ठीक है, तो ये उसको नियंत्रित करते हैं, मर्यादित करते हैं मौलिक अधिकार। हम्म। संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। लोकतंत्र में हम क्या बोलते हैं कि जनता की सरकार, जनता की नहीं, जनता ने ऐसे कानून बनाए हैं, उनकी सरकार होती है। ठीक है, ये कानून की सरकार है। ताकि अगर मैं बोलूँ सिर्फ व्यक्तियों की सरकार है, तो अगर व्यक्तियों की सरकार बनेगी तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रबंध उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन कानून की सरकार अगर बनी तो सरकार कानून से बाहर नहीं जा सकती। अगर कानून की सरकार का मतलब क्या है कि वो सरकार जो है कानूनी दायरे में ही रह के काम करेगी। ये दायरा अगर हटा दिया जाए कि जो भी व्यक्ति चुना जाएगा वो अपनी मर्जी से देश चला सकता है। हम चाहते हैं कि अगर मान लीजिए भारत कोई एक देश ऐसा देश है जिसमें लोग चाहें कि हाँ ठीक है, हम अपने में से 10 लोग चुनेंगे और किसी तरह से भी हमारे देश को चलाएं, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 10 लोग चुनेगा वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा। ठीक है, हम्म। तो मान लीजिए वो इस नियम में ही बदलाव कर दे कि कोई चुना जाए, वो बोल दे अब से कोई चुना नहीं जाएगा, हम चुने गए, हम ही रहेंगे और हमारे बेटे ही अब आगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे। तो क्योंकि कानून के अंदर रह के काम करें, इसलिए इसको कानून की सरकार बोलते हैं। लोग तो मौलिक अधिकार क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे मर्यादा, ऐसा नियंत्रण रेखा खींच देते हैं कि सरकार उस नियंत्रण रेखा को, उन कानूनों को पार नहीं कर सकती। तो कानून की सरकार बोला जाता है इसीलिए। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या है? कानून की सरकार बनाना है, व्यक्तियों की सरकार नहीं। मूल अधिकार को यह नाम किस लिए दिया गया? मूल क्यों बोला गया है? क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून के का मूल सिद्धांत है। राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, और उसको संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। आपको अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसके विकास के लिए बहुत चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है,
तो ये मौलिक अधिकार उसको वो देता है ताकि उसका हर तरह से विकास हो, तो इसीलिए इसको मूल भी कहा जाता है। भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सभी विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार दिए हैं, 7 तरह के। समता का अधिकार, स्वतंत्र, ये देखो समता है यहाँ पे, ठीक है, इस समता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, रटना है, इसको पढ़ना है, थोड़ा समझना है। समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध 23-24 वाला शोषण के विरुद्ध है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। संस्कृति शिक्षा संबंधी 19 से 29 से 30। संपत्ति का अधिकार ही हटा दिया गया था, ठीक है। छठा अधिकार है, मूल रूप से संविधान ने दिए थे ये, लेकिन ये छठा अधिकार जो है आर्टिकल 31, इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। अभी मौलिक अधिकार में नहीं है। फिर संवैधानिक संवैधानिक उपचारों अधिकार। का अधिकार, ठीक है, ये आपका आर्टिकल 32 में आ गया। तो ये हमने क्या कहते हैं, जब हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, कभी ना कभी सारे के सारे हमने पढ़े हैं उसमें, ठीक है। तो अब उतना मुश्किल नहीं हाँ। होना चाहिए, तो यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं। हालांकि संपत्ति के अधिकार को, अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो संपत्ति का अधिकार है इसको काट दिया गया था यहाँ से 44वें संशोधन में। 44वां संशोधन जब आया था तो 1978 में, तो इसको सूची से हटा दिया गया था, रट लो, इसको हटा दिया गया था सूची से। इसे संविधान के दूसरे भाग में डाल दिया, कहाँ, भाग 12 में 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये कानूनी अधिकार है, ठीक है। अब फिलहाल 6 तरह के मूल अधिकार हैं, ठीक है। तो जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, कानून के थ्रू लड़ सकते हो आप। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। मौलिक अधिकार की बात है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप पहले हाई कोर्ट से निपट लो, फिर आ जाना, क्या पता वहीं निपट जाए मामला, ठीक है। उसके बाद आता है मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है, ठीक है। मूल अधिकारों की विशेषता एक मिनट के लिए। मूल अधिकार को संविधान में निम्नलिखित विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया है। क्या विशेषताओं के साथ सुनिश्चित किया गया, वो पढ़ना हमें। कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जो भारत के नागरिक हैं उनकी बात कर रहा है। इनमें से कुछ अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक की बात कर रहे हैं, यही अधिकार है। इसके इधर जो है वो अधिकारों से संबंधित है, जो 12-13 है वो अधिकारों से संबंधित है, अधिकार नहीं है, अधिकारों से संबंधित है। और जो 34-35 है, 33-34-35, ये भी अधिकारों से संबंधित है, अधिकार नहीं है। अधिकार क्या है, यही है अधिकार, 14 से लेकर 32 तक। इनमें से कुछ है जो सिर्फ नागरिकों के लिए है, जबकि कुछ जो है अन्य सभी व्यक्तियों के लिए है, जो नागरिक है या विदेशी है, ठीक है, या कानूनी व्यक्ति। कानूनी व्यक्ति जो, जैसे कि परिषद या कंपनियां हैं, तो कानूनी व्यक्ति होते हैं वो, ठीक है। कंपनियां जो होती है, जैसे कंपनी को कानूनी व्यक्ति माना जाता है। गंगा नदी को हाई कोर्ट ने कानूनी व्यक्ति बोल दिया था, ठीक है। गंगा नदी को भारत में कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। 2-3 साल पहले था केस ये वाला, तो गंगा नदी को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे दिया गया है, नदी का। कानूनी व्यक्ति का दर्जा देने का मतलब है, अगर कंपनी में कुछ दिक्कत होती है तो कंपनी केस लड़ती है ना। कंपनी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो कंपनी केस लड़ती है, तो पूरी कंपनी का मतलब, वो व्यक्ति केस नहीं, उसका मालिक केस नहीं लड़ रहा, तो वो कंपनी केस लड़ रही है। तो उसी तरह से अगर गंगा में पॉल्यूशन हो रहा है तो गंगा केस लड़ सकती है, लेकिन गंगा नदी तो नहीं जाएगी केस लड़ने के लिए। गंगा नदी को लेके केस लड़ा जा सकता है, इसलिए उसको कानूनी दर्जा दे दिया गया। इस तरह से आप समझ सकते हो, कानूनी व्यक्ति का दर्जा देना। तो ये वर्ड का मतलब क्या है कि अब उसको वो कुछ अधिकार प्राप्त है जिसके लिए उसके उसके जिसके कारण उसके लिए लड़ा जा सकता है केस कोर्ट में। अगर उसका, जैसे आपकी कंपनी है, अगर कंपनी को कोई जबरदस्ती बंद करवा रहा है तो आप केस लड़ोगे ना, तो कंपनी केस लड़ेगी ना एक तरह से। उसी तरह से गंगा नदी है, उसको भी कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया। ऐसे कई नदियों को विदेशों में भी कई जगह पे कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है, ताकि उसको भी अधिकार मिले, नदी को भी अधिकार मिले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये असीमित नहीं है। अधिकार जो है, दूसरी विशेषता क्या है, असीमित नहीं है। ऐसा नहीं है आपको स्वतंत्रता का अधिकार है तो बहुत ज्यादा बोल सकते हो कोई। अगर बोलने की स्वतंत्रता है, अधिकार है, तो वो असीमित नहीं है। वो आपके नैतिक और देश की व्यवस्था, इन सब चीज को रख के रखा गया है। अगर जैसे कि आप पढ़ोगे आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। 19(1) में जो सारे दिए गए हैं ABCD करके स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन 19(2), 19(3), ये सब क्या है, उस पर नियंत्रण है अधिकारों के ऊपर। तो अधिकार
असीमित नहीं है। ठीक है, अगर आपको बोला गया है कि आपको समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार का मतलब असीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह समान होंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी पोस्ट पे अगर सिर्फ महिला ही रह सकती है, तो वहां पे आप नहीं कह सकते अरे यार ये पोस्ट पे तो महिला क्यों है, पुरुष को भी मिलना चाहिए क्योंकि समानता का अधिकार है। अरे वो पोस्ट ऐसी है कि इस पे महिला ही रह सकती है, तो फिर पुरुष को कैसे मिलेगा? ठीक है। अपवाद में। हाँ, तो ये अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन वाद्य योग्य है, वाद योग्य है। हम चर्चा कर सकते हैं इस पे कि क्या ये सच में सीमित इतना किया जा सकता है, कितना सीमित करे। वाद योग्य मतलब हम असीमित है लेकिन वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने बोला बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसकी सीमा कितनी है, कैसे तय हुआ? कोई बोल के निकल जाता है, पुलिस कुछ नहीं करती, और कोई थोड़ा भी बोलता है तो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। समझ रहे ना आप? हम्म न्यूज देखोगे तो कोई सिर्फ यही बोल देता है कि भारत की लोकतंत्र को खतरा है, तो वो क्या करता है, पुलिस अरेस्ट कर लेता है कि ये तो देश की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। और कोई इतना बोल देता है कि हिंदू मुस्लिम को पूरा भड़का देता है, सब बोल देता है कि मुस्लिमों को ये, हिंदुओं को ये कर दो, और उसको कुछ नहीं किया जाता। ठीक है ना? तो बोलने की स्वतंत्रता असीमित तो नहीं है, लेकिन कितनी है सीमा, इसकी कोई कोई वो नहीं है, लिखा नहीं गया। इसकी सीमा के बारे में नहीं लिखा गया कितना सीमा होगा इसका। राज्य उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, राज्य प्रतिबंध लगा सकता है अधिकारों पर। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत ही करेगी लास्ट में, कि आपने जो अधिकार पे, अगर मान लीजिए मैंने कोई बुक छापी, मैंने कोई किताब छापी, उसमें कुछ ऐसा लिख दिया प्रधानमंत्री या किसी के बारे में जो किसी को बुरा लग गया, तो उसने, सरकार ने क्या किया, इस बुक को बैन कर दिया। मेरा अभिव्यक्ति का अधिकार था, मैंने बुक छापा, अभिव्यक्ति होती है बुक लिखना अपनी तरह से। अगर मैंने वो बुक लिखा है तो मेरी अभिव्यक्ति है वो। ठीक है, मैंने बुक में लिख दिया वो सारा, लेकिन सरकार ने उसको बैन कर दिया कि आपने कुछ ऐसा लिखा है जो देश की व्यवस्था को या नैतिक नहीं है। तो मैं कोर्ट जाऊंगा और फिर कोर्ट तय करेगा कि ये नैतिक है कि नहीं, जो भी है। अगर कोर्ट बोलता है कि नहीं ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बुक छपेगी और निकलेगी भी, उस पर फिर सरकार नहीं रोक सकती है। तो निर्णय कौन करता है? अदालत कर देगी। इस तरह ये व्यक्तिगत अधिकारों एवं पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं। आपके अधिकार क्या है और समाज में कितना उचित है अधिकारों का प्रयोग, उसके बीच में संतुलन रखती है। अगर मान लीजिए आपको अधिकार है कुछ कहीं भी जाने का, और समाज में कुछ ऐसी जगह बनाई गई है लोगों ने जहाँ पे आप नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पे वो वह नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, वो नहीं जाने वाला है ना, एक कॉमन सेंस वाला होना चाहिए। ये नहीं कि वुमेन है, आप किसी जगह पे, किसी गांव में एक मंदिर बनाया गया और उसके बाहर लिख दिया है कि यहाँ महिलाओं का प्रवेश मना है या दलितों का प्रवेश मना है, तो वो गलत है, वो समाज के लिए भी गलत है। ठीक है, और ये तय कौन करेगा? ये कोर्ट तय करेगा। हर चीज में तय कौन करेगा? कोर्ट तय करेगा। मंदिर में वुमेन जा सकती है कि नहीं, लास्ट में कोर्ट ही तय करता है। ठीक है, तो ये जो संतुलन है व्यक्तिगत अधिकार और समाज के बीच में, ये संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच में होता है। समाज कितना नियंत्रण चाहती है अपने उसके ऊपर, और व्यक्ति कितना स्वतंत्रता चाहता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में संतुलन चलता रहता है। समाज कितना नियंत्रण बना के रखना चाहता है और व्यक्ति कितनी स्वतंत्रता चाहता है, तो दोनों के बीच में संतुलन बना रहता है। तो इसलिए असीमित नहीं है, लेकिन इसकी सीमा क्या है ये कोई बता नहीं सकता। हाँ, अगर ये पार होता है, लगता है कि सीमा से पार हो रहा है, तो सरकार इसको बैन करती है, लेकिन फिर कोर्ट कहता है नहीं आप गलत कर रहे हो, अभी और आगे जा सकता है, फिर और आगे जाता है। तो इधर से पार होता है, फिर सरकार बैन करती है, फिर कोर्ट कहता है नहीं आप आगे जा सकते हो और ये अधिकार सही अधिकार है। कभी कभी क्या करता है, कोर्ट भी बैन कर देता है उसको। ठीक है, तो कोई सीमा ही नहीं है, कहीं पे लिखा ही नहीं कुछ भी, असीमित है वो। फिर तीसरा विशेषता क्या है कि कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है। ठीक है, कुछ को छोड़ के बाकी सारे अधिकार जो है राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है। जैसे राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई, अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई राज्य करता है तो उसके खिलाफ आपको अधिकार दिए गए, उसके लिए आपको अधिकार दिए गए हैं। जब अधिकार राज्य कार्रवाई के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा उसका उल्लंघन हो रहा हो, तो वह संवैधानिक उपाय नहीं है बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार है। ठीक है, जब अधिकार जो है राज्य कार्रवाई के खिलाफ है, मान लीजिए किसी ने कोई कार्रवाई करी है राज्य ने, उसके खिलाफ आप कोई अधिकार आप यूज कर रहे हो, ठीक है, और किसी व्यक्ति द्वारा उसका उल्लंघन हो रहा है उस कार्रवाई का, तो वो संवैधानिक उपाय नहीं, व्यक्तिगत प्रतिकार है। मतलब मेरा उससे बहुत वो है कि मेरी आलोचना है उसके साथ। ठीक है, चौथा क्या है, इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले हैं। नकारात्मक विशेषताओं वाले जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने के संबंधी, जैसे अधिकारों में लिखा गया कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं कर सकता, नहीं वर्ड ज्यादा लिखा हुआ। आप संविधान में अगर जब आप अधिकार पढ़ोगे तो आप देखोगे नहीं वर्ड बहुत लिखा गया है।
ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ जाओगे नीचे 15 में जाओगे, यहाँ क्या लिखा गया, विभेद नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इधर और नीचे आओ कहीं पे, तो जगह जगह पे नहीं वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो जहाँ ये नहीं वर्ड का इस्तेमाल किया गया, जब हम अधिकार पढ़ेंगे अलग से डिटेल में, तो जहाँ ये नहीं वर्ड का इस्तेमाल किया गया मतलब नकारात्मक विशेषता वाले हैं, ठीक है। ये नकारात्मक नहीं है, लेकिन इनकी विशेषता जो है नकारात्मक है। अधिकार नकारात्मक नहीं है, विशेषता इनके नकारात्मक है। नेगेटिवली लिखा गया है, इनको नकारात्मक तरीके से लिखा गया है, ठीक है। जबकि कुछ सकारात्मक है, जैसे कि सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है। समानता, समानता का अधिकार कि सब समान होंगे, ये सुविधाएं दी गई हैं, अवसर मिलेंगे। लेकिन अगर लिखा है कि भेदभाव नहीं करेगा, तो ये नकारात्मक विशेषता वाली हो गई। अधिकार सकारात्मक है, लेकिन लिखा इनको नेगेटिवली गया है, नहीं होकर के लिखा गया है। और पांचवा विशेषता क्या है, ये न्यायोचित है, आप कोर्ट जा सकते हैं। छठा क्या लिखा गया, इसमें इन्हें उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गारंटी और सुरक्षा की है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता, सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। आप पहले उच्च न्यायालय जाओ, फिर उसके बाद अपील करो उच्चतम में। इसके बाद क्या, ये स्थायी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंटली लिख दिया गया है। संसद इसमें कटौती कर सकती है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक के। तो ये डिटेल में पढ़ेंगे कैसे अमेंड कर सकता है, ठीक है। अमेंडमेंट वाला मौलिक अधिकारों को कैसे संशोधित किया जाता है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सरकार जो है कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन करके ही कर सकती है। यह सब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा सकता है। ये मूल ढांचे वाले कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। मतलब ये अब ये समझ लो कि परमानेंटली इसको बदला जा सकता है बस। राष्ट्रीय आपातकाल जब होता है, नेशनल इमरजेंसी होती है, उसके दौरान 20 और 21 को छोड़ के सारे अधिकार को निलंबित, खत्म नहीं, निलंबित किया जाता है। आप जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो वर्ड्स को समझो। अगर वो बोल दे कि सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, खत्म नहीं होते हैं, निलंबित होते हैं, सस्पेंड होते हैं कुछ टाइम के लिए। जब तक वो आपातकाल चल रहा है तभी तक निलंबित रहेगा, ठीक है। अगर बोला जाए कि ये अधिकार खत्म हो जाएंगे, तो खत्म नहीं होते हैं, सिर्फ निलंबित होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 में लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध हो रहा हो। अगर मान लो अचानक से युद्ध शुरू हो गया है, और उसके आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल चालू हुआ है, युद्ध के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल हो रहा है, तो आर्टिकल 19 जो है उसमें सारे जो 9 अधिकार हैं वो स्थगित हो जाते हैं। स्थगित मतलब रुक जाएंगे, अभी ये अधिकार मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद सशस्त्र अगर विद्रोह होता है, अगर अंदर ही सशस्त्र विद्रोह होता है, लोग अगर मान लीजिए आज देश में किसान इतना हंगामा चल रहा है, अगर सभी राज्यों के किसान या 25-26 राज्यों के किसान मिलकर सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं, तलवारें निकाल लेते हैं सरकार के खिलाफ, तो एक तरह सशस्त्र विद्रोह हो गया। तो इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता, तब स्थगित नहीं किया जा सकता, सिर्फ युद्ध के दौरान, बाहरी युद्ध के दौरान इसको स्थगित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन अध्याय 16 में वर्णित किया गया। तो ये हम डिटेल में 16 उसमें पढ़ेंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ेंगे। अभी इतना पढ़ लो कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो 20 और 21 को छोड़ के सबको निलंबित किया जा सकता है, और अगर युद्ध हो रहा है तो 19 अपने आप बंद हो जाएगा। 19वां अधिकार जो आर्टिकल 19 है वो अपने आप स्थगित हो जाएगा। लेकिन ये अगर सिर्फ बाहरी आक्रमण की वजह से, अगर अंदर है सशस्त्र विद्रोह हुआ है तो नहीं होगा, ठीक है। क्या पता उसको सशस्त्र विद्रोह सरकार बोल रही हो, सशस्त्र विद्रोह ना ही हो, तो जब तक बोलने का अधिकार नहीं हो कैसे बताएगा कोई सशस्त्र विद्रोह नहीं है, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, अगर अंदर से आंतरिक विद्रोह हुआ है और सरकार के खिलाफ कोई अधिकार दिया गया है, और आंतरिक विद्रोह को भी सरकार ही डिफाइन करे कि ये आंतरिक विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह है, इसलिए हम बैन कर रहे हैं, तो दोनों आपस में मिल नहीं रहे ना, मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कॉमन सेंस से लगता होना चाहिए कि जो सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक विद्रोह होता है, उस समय बोलने की स्वतंत्रता, ये सब चीजें बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्या पता वो सशस्त्र विद्रोह सरकार ने बोला हो कि हाँ अरे इतना बड़ा हो गया, ये तो सशस्त्र विद्रोह है, इसलिए हम अधिकार नहीं दे सकते, ठीक है, तो उस समय नहीं बंद होता हो। फिर 9वां विशेषता क्या है, अनुच्छेद 31 का, यानी संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानूनी की रक्षा द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। मतलब मौलिक अधिकारों पे की सीमाएं हैं, वो सीमाएं ये 2 आर्टिकल करते हैं, आर्टिकल 31 का और अनुच्छेद 31 ख, अनुच्छेद 31 ग। इसके बारे में हम सब अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे ये आर्टिकल, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। ये खुशबू इस टाइम क्यों आई है?
ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब जो संपत्ति का अधिकार है ना, उसमें संपत्ति के अधिकार में से कुछ अधिकार जो है वो क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों पे प्रभाव डालते हैं, सीमित करते हैं उसको। इसके बाद है, ये खत्म भी हो गया था लेकिन 31 का खत्म हो गया था। ठीक है। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों और गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। ठीक है। मतलब अगर फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है, वो इन लोगों को नहीं मिलेंगे, ऐसा संसद कर सकती है। ऐसा है नहीं लेकिन कर सकती है, जो सशस्त्र बल में है। मान लीजिए आर्मी में है कोई, और आर्मी में जैसे कि बीच में हुआ था ना, बीच में कई वीडियोज आते थे आर्मी से जवानों को कि हमें खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, हमारे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता तो है, लेकिन उसको संसद मना कर सकती है कि आप मत बोलो ये सब। ठीक है। सीआरपीएफ, सशस्त्र बल जो भी है, पुलिस बल, गुप्तचर, जैसे ही आप सर्विसेज में गए, एक बार आपने जैसे ही बीपीएससी ज्वाइन किया, आपको मान लो बीपीएससी एग्जाम दिया और बीपीएससी ज्वाइन किया आपने, आपके आधे से ज्यादा मौलिक अधिकार खत्म हो गए। क्योंकि अगर आपको मौलिक अधिकार के थ्रू आपको विकास करना था तो आप बाहर से रहो, आप सर्विसेज में गए किस लिए? आपको अगर सरकार की आलोचना करनी है, सशस्त्र आलोचना करना जरूरी है, चाहे आप अंदर रहो चाहे बाहर रहो, लेकिन क्या होता है कि अंदर वाला व्यक्ति है जब आलोचना करने लग जाता है ना, तो व्यवस्था बिगड़ने लग जाती है। अगर मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट का एसपी अगर आलोचना करने लग जाए सरकार की, तो उस डिस्ट्रिक्ट के लोग क्या करेंगे? हैं? वो किसके पास जाएंगे? तो इसीलिए संसद प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन संसद प्रतिबंध लगा सकती है, इसी को आर्टिकल 23 के अंदर दिया गया है। फिर फौजी कानून होते हैं ऐसे इलाकों में भी जिनका कार्यान्वयन रोका जाता है, जहाँ पे फौजी कानून, जहाँ पे आपने मान लीजिए जैसे किसी जगह पे कोई विद्रोह हो गया बहुत बड़ा, वहाँ फौजी कानून लगा दिया गया। ठीक है। सैन्य शासन लगा दिया गया, तो अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन ये राष्ट्रीय आपातकाल वाला सिस्टम नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल वाला सिस्टम नहीं है, ये अलग है, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है। इनमें से ज्यादा अधिकार स्वयं परिवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया गया है। कुछ अधिकार के स्वयं मतलब उसको कानून, उसके लिए अलग से जैसे अगर मान ली जाए कि छुआछूत का वो नहीं है, ठीक है ना, आर्टिकल 17 के अंदर क्या दिया गया है कि कोई छुआछूत नहीं होगा, लेकिन क्योंकि संविधान में लिखा गया इसलिए नहीं होगा, इसके लिए फिर कानून बनाया गया। ठीक है। अनटचेबिलिटी का कानून बना दिया गया। ठीक है ना। तो कुछ तो संविधान, कुछ अधिकार तो ऐसे हैं कि वो उसके लिए कोई कानून नहीं बनाना पड़ेगा, वो अपने आप ही लागू हो जाएंगे। जैसे समानता का अधिकार है, वो अपने आप लागू है, उसके लिए कोई कानून नहीं बनाना पड़ता। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको जिनको लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। ठीक है। जिनको लागू करने के लिए कानून, जैसे कि बच्चों का कंपनी में काम करना मना है, जो खतरनाक कंपनियां, खतरनाक जिसमें काम होता है, लेकिन इसके लिए कानून बनाना पड़ता है सरकार को। ठीक है। तो कुछ अधिकार तो अपने आप लागू हो जाते हैं, कुछ अधिकारों के लिए कानून बनाना पड़ता है। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से कल से हम स्टार्ट करेंगे।